नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरू हो गया ऐलाने जंग। ऐलाने जंग मतलब सियासत की दुनिया की हर खबर इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं और बात होगी चुनावी राज्यों की। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 8 चेहरे के चक्रव्यूह में फंसी हुई है मध्य प्रदेश की सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत की बात होगी। कल बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम उतार दिए गए जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया। बीजेपी ने 7 सांसद और पार्टी के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। तो आज हम इन 8 चेहरों के चक्रव्यूह को डिकोड करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी फौज उतारकर विरोधियों को लड़ाई से पहले ही हरा दिया। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा अपने सहयोगी विवेक के पास, जो एबीपी न्यूज के इलेक्शन वॉर रूम में है। मध्य प्रदेश की इस दूसरी लिस्ट के एक एक नाम को डिकोड करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद अखिलेश। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो बड़े नामों का ऐलान हुआ है उस पर इतनी चर्चा क्यों है, आखिर कारण क्या है जिसमें कि राज्य के विधानसभा चुनावों में उतारना पड़ा है। बड़े बड़े नामों को केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं, सांसद उतारे गए हैं। ये तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और ये जो सफेद रंग इनको दिख रहा है इसमें, ये काफी अहम है क्योंकि जो दिमनी से केंद्रीय मंत्री हैं उनको उतारा गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। सबसे पहले शुरू करते हैं, श्योपुर से दुर्गालाल विजय को उतारा गया है और मुरैना से रघुराज कासना को उतारा गया है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें उतारा गया है। लहार से अमरेश गुड्डू को उतारा गया है। भितरवार से मोहन राठौर, डबरा से इमरती देवी और सेवड़ा से प्रतीपा अग्रवाल और करैरा से रमेश खटीक को उतारा गया है। अब जरा नीचे आइए और इसमें देखिए क्या है कि राघवगढ़ से हरेंद्र सिंह बंटी, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह को उतारा गया है जो सांसद हैं। इसीलिए इनको हमने ब्लिंक कराया है कि सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक को उतारा गया। ये जो सीधी है ये ब्राह्मण वोटों से बहुल इलाका है, इसलिए बीजेपी ने इसको साधने के लिए ये उतारा है। विश्वामित्र पाठक, दिलीप जायसवाल और भी जो बड़े बड़े नाम हैं इसको देखते हुए, जैसे इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। पिछली बार ये चुनाव में नहीं आए थे, चुनाव नहीं लड़े थे, तो अब की बार बीजेपी को ये लगता है कि अगर ये गणित साध लिया गया तो बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है अखिलेश। इसलिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को इस चुनाव में उतारा गया है। वाकई सही आप कह रहे हैं और यही वजह है कि ये जो बीजेपी की यहां पर दूसरी लिस्ट आई उसने कईयों को हैरान भी किया है। दरअसल सियासत के जानकार भी बहुत ज्यादा हैरान हैं। चर्चा तो पहले से थी, कोई पुख्ता तौर पर यह कहने को तैयार नहीं था कि बीजेपी दिग्गजों पर दांव लगाएगी। तो सबसे पहले आपको मालवा और चंबल रीजन के उस सियासी समीकरण को समझाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के बड़े नेता महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो मुरैना से सांसद हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जो दमोह के सांसद हैं और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला से सांसद हैं। ये वो 3 नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी की उनमें ये 3 नाम शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 4 और सांसद भी हैं, जिसमें सीधी की सांसद रीति पाठक, सतना से गणेश सिंह, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। मतलब कुल 7 सांसद ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया है। इन 7 के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय को भी बीजेपी ने इस बार टिकट देकर चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। जब से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, चर्चाओं का बाजार में लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा। क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, क्या बीजेपी की हालत इतनी पतली है कि अपने उसे दिग्गजों पर दांव लगाना पड़ा। लिस्ट में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि देश के कृषि मंत्री हैं और तोमर इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में सीएम की रेस में माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले तोमर 10 साल तक विधायक रहे। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी ने तोमर पर दांव लगाकर सीएम की रेस में खड़ा कर दिया है। पार्टी ने तोमर को दिमनी सीट से उतारा जो कि मुरैना संसदीय क्षेत्र में आती है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए,
तो पार्टी का आदेश शिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को जिस दिमनी से टिकट मिला वो बीजेपी के लिए चुनौती वाली सीट है। साल 2008 में आखिरी बार बीजेपी वहां जीती थी। 2018 के चुनाव में दिमनी से कांग्रेस के गिरिराज दंदोतिया जीते, तब उन्हें 69,597 वोट मिले। बीजेपी के मंगल सिंह तोमर 18,000 वोट से हार गए और 51,120 वोट ही मिल पाए। बाद में गिरिराज दंदोतिया सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन 2020 के उपचुनाव में बीजेपी फिर हारी और कांग्रेस ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। अब नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने एक चुनौती वाली सीट पर उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट देकर बीजेपी चंबल रीजन के राजपूत वोटर्स को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ी है। मध्य प्रदेश में चंबल वो रीजन है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। चंबल रीजन में 34 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस ने 26 जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली, जबकि 1 सीट बीएसपी ने जीती। ग्वालियर चंबल रीजन से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं। 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे और तब इस इलाके में पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद भी कांग्रेस का ग्राफ इलाके में गिरा नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी इस इलाके को चुनौती मानकर चल रही है। तोमर की तरह जिस एक और नाम ने सबको चौंकाया वो नाम कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर जैसे हम और आप चौंके, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय भी चौंके। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये निर्णय पार्टी का है। कैलाश विजयवर्गीय पिछली बार चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। इंदौर शहर की ही दूसरी सीट से बेटे को टिकट मिला था, लेकिन इस बार पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को शहर की 1 नंबर सीट से उतारा है। बेटे को टिकट मिलेगा या नहीं, अब इसको लेकर सस्पेंस है। इंदौर संभाग से विधानसभा की 37 सीट है। 2018 में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 24, अन्य को 2 सीट मिली, जबकि 2013 में बीजेपी को 28, कांग्रेस को सिर्फ 8 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी 2013 के मुकाबले 2018 में बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हुआ। 2018 के नतीजों से पहले इंदौर संभाग को बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव ने आंकड़ों को पलट दिया और अब उस गढ़ को वापस लाने के लिए पुराने चेहरों पर पार्टी को दांव लगाना पड़ा है। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब चंबल रीजन की जरा बात कर लेते हैं और वहां का गुणा गणित क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर, आप समझ पाएंगे। दरअसल चंबल रीजन की बात की जाए, 34 सीट, 8 कुल जिले यहां पर हैं। ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, ये देखिए शिवपुरी, गुना, ये आप देख रहे हैं। इन तमाम जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए नरेंद्र तोमर को जो उतारा जा रहा है यहां से, नरेंद्र सिंह तोमर को, उसके पीछे का क्या गणित है वो भी आगे समझाएंगे हम आपको, और ये आपको समझाएंगे डिटेल में मेरे सहयोगी विवेक। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो केंद्रीय मंत्री और सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जो आदेश दिया था वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या कारण है वो सांसद और केंद्रीय मंत्री नहीं बताएंगे। हम आपको बताते हैं कि जब ओपिनियन पोल हुआ था, जब एबीपी न्यूज ने पहला ओपिनियन पोल किया था 27 जून को सी वोटर के माध्यम से, तब उसी में इसका जवाब छुपा है। क्या जवाब है आप देखिए कि उसके हिसाब से चंबल रीजन जहां पर साधने के लिए भेजा गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, उसमें बीजेपी को 41% वोट मिल रहे थे और जो कांग्रेस थी उसको 46% वोट मिल रहे थे उस वक्त, और बीएसपी को 3% मिल रहे थे और अन्य के खाते में जा रहे थे 10%। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर बड़े चेहरों पर क्यों दांव लगा रही है बीजेपी। 41% बीजेपी और 46% कांग्रेस, ये उस समय का आंकड़ा था। ये तो आपने प्रतिशतता देख ली। अब आपको हम ये बताते हैं कि सीटों के लिहाज से कितना असर पड़ जाएगा, जिसके वजह से बीजेपी को अपने बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े सांसदों को 27 जून को हमने ओपिनियन पोल किया था, बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारना पड़ा है। उसका जवाब इसी में छिपा है। क्या है कि बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिल रही थी और कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिल रही थी। बीएसपी को 0 से 2, ये 2% मिट रही थी और अन्य को 1 सीटें। जब ये आंकड़ा सामने आया और इसी आंकड़े में वो जवाब छिपा है
कि जो अंतर है वो आप देखेंगे कि यहां से दोगुने का अंतर है। चंबल रीजन में दोगुने का अंतर है। ये सी वोटर के सर्वे ने 27 जून को बताया था, एबीपी न्यूज ने बताया था। उसके बाद बीजेपी अपना गुणागणित बिठाती है और बड़े बड़े चेहरों को उतार देती है। अखिलेश, कारण? बिल्कुल, देखिए विवेक, आपको इस ओपिनियन पोल के बारे में जो बता रहे थे, आपने देखा इसमें आंकड़ों के लिहाज से कैसे कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही थी और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने कुछ इस तरह की रणनीति अब तैयार की है। और अब बात महाकौशल रीजन की करते हैं। दरअसल ये वो रीजन है जिसे साधने के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा और इनमें से 2 तो मंत्री भी हैं। महाकौशल रीजन बीजेपी के लिए अहम क्यों है? क्यों बीजेपी ने इस इलाके में अपने 4 सांसदों को टिकट दिया है और बीजेपी इसके जरिए मध्य प्रदेश को क्या संदेश देना चाहती है? अब इस रिपोर्ट के जरिए उस संदेश को आप समझिए, तब आप मध्य प्रदेश की सत्ता की सियासी हकीकत को समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश के नक्शे पर 9 जिलों वाला ये महाकौशल रीजन है। बीजेपी ने इस रीजन से अपने 4 सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा है। जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह, नरसिंहपुर से सांसद और मंत्री प्रहलाद पटेल, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह और निवास से सांसद और मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। प्रहलाद पटेल मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी पटेल केंद्र में मंत्री रहे हैं। जिस नरसिंहपुर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उसके बगल में ही दामोह सीट से सांसद हैं। प्रहलाद पटेल को उनकी जन्मभूमि से टिकट देकर बीजेपी ने इलाके में जिस समीकरण को साधने की कोशिश की है, वो समीकरण पिछड़ी जातियों के वोट बैंक की है। एक समय प्रहलाद पटेल उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते थे। 5 बार के सांसद प्रहलाद पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने उन्हें मौजूदा विधायक और उनके भाई जालम सिंह का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी का मकसद है कि पिछड़ी जातियों को, खासकर लोधी समाज के बीच में एक खास संदेश दिया जाए ताकि इलाके में पार्टी को मजबूत किया जा सके। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ पहले से रही है। पार्टी ने प्रदेश की सियासत में ओबीसी समाज के ही नेताओं को सीएम बनाया। प्रहलाद पटेल का नाम भी सीएम की रेस में लिया जाता रहा है। अब विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारकर लोधी समाज के वोटरों को पर्दे के पीछे से संदेश देने की कोशिश की गई है। राज्य में 9% लोधी समाज के वोटर हैं। 230 में से 65 सीटों पर लोधी वोटर जीत हार तय करते हैं। लोकसभा की 13 सीटों पर लोधी वोटरों का दबदबा है। नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। जिले की दूसरी सीट गाडरवारा से होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उदय प्रताप वैसे तो नरसिंहपुर जिले के ही रहने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में उदय प्रताप ने करीबन 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था और सांसद बने थे। उदय प्रताप वैसे तो जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ समाज के हर एक तबके में मानी जाती है। उदय प्रताप को बीजेपी ने गाडरवार से उतारा है। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की सुनीता पटेल को पिछली बार 79,342 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गौतम सिंह पटेल को 63,979 वोट। अब उदय प्रताप को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस से ये सीट छीनने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ी है। इसी रीजन की जबलपुर पश्चिम सीट से सांसद राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। राकेश जबलपुर से ही सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राकेश सिंह 2018 में प्रदेश अध्यक्ष थे, तब पार्टी विधानसभा में हारी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की। राकेश सिंह जिस जबलपुर पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो सीट बीजेपी 2 बार से हार रही है। मांडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी ने निवास सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में पार्टी निवास सीट पर चुनाव हार गई थी। निवास सीट मांडला लोकसभा क्षेत्र में ही आती है और फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। पार्टी चाहती है कि फग्गन सिंह कुलस्ते के जरिए आदिवासी वोटरों में एक बड़ा संदेश दिया जाए।
आइए अब आपको समझाते हैं कि जिस महाकौशल रीजन में बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा है, आखिर वहां का सियासी भूगोल क्या है, इसे आप समझिए जरा। आपके सामने जो तमाम आंकड़े हैं, महाकौशल में 42 सीटें, 9 जिले। आप देखिए कौन कौन से बड़े जिले हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, ये वो तमाम इलाके हैं जिसे साधने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर इस 4 सांसद जो उतारे गए, इसके जरिए किन समीकरणों को साधा जाएगा, ये आपको विस्तार से समझाएंगे मेरे सहयोगी विवेक। तो जो पूरा मध्य प्रदेश है, इसको 6 रीजन में बांटा गया है। चंबल, बघेलखंड, महाकौशल, भोपाल, मालवा और निमाड़, जिनमें से जो 4 रीजन्स हैं वो काफी अहम हैं और उन्हीं 4 रीजन्स पे उन्होंने केंद्रीय मंत्री, मतलब बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री भी उतारे हैं और सांसदों को भी उतारा है। कुल मिलाकर ये कहें जैसे प्रहलाद पटेल हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं, इनको महाकौशल रीजन से भी उतारा गया है। अब ये काफी अहम क्यों है, ये हम आपको बता दें कि महाकौशल रीजन में बीजेपी को 43% वोट जो है वो मिल रहे थे और कांग्रेस को 43% वोट मिल रहे थे। मतलब जो टक्कर थी वो बड़े कांटे की थी। बीएसपी 2% वोट ले जा रही थी और जो दूसरे थे ये 12% ले जा रहे थे। अब ये जो आंकड़े हैं ये कैसे सीट में होंगे तब्दील, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी 20 से 24 सीटों पर आ रही थी और जो कांग्रेस है ये 18 से 22 सीटों पर आ रही थी। बीएसपी का खाता नहीं खुलने वाला था, अन्य के हिस्से में 1 सीट जाने वाली थी। यही कारण है कि इस रीजन में, ये जो महाकौशल रीजन है, यहां पर और दुरुस्त जो बीजेपी का जो पहले से था ये परफॉर्मेंस, जो वो सी वोटर के अनुसार था, उसको और भी अच्छे से और वो दुरुस्त करने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री और 2 सांसद, 4 बड़े बड़े दिग्गजों को इस इलाके में, महाकौशल इलाके में उतारा गया है। अखिलेश, बिल्कुल। और आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा। आखिर एमपी में आदिवासियों का गणित क्या है, इसे भी जरा आप समझिए आंकड़ों की जुबानी। ये देखिए, एसटी वोटर्स की बात की जाए 21%, विधानसभा सीटें 233, 47 एसटी रिजर्व सीटें हैं। यहां पर एसटी जो समुदाय के लोग हैं वही यहां पर से चुनाव लड़ सकते हैं और एसटी प्रभाव वाली जो सीटें हैं वो 84 हैं, यानी 84 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोट जो है बहुत ही प्रभावी है। अब देखिए, साल 2013 की बात की जाए 32 सीट और साल 2018 में 16। आप देख रहे हैं किस तरीके से नुकसान हुआ। कुल 47 सीटों की यहां पर बात हो रही है साल 2013 और उसके बाद 2018 तक हम पहुंचते हैं तो अब सीधे देखिए आधी सीटें कम हो जाती हैं। तो ये आपने समझा आखिर यहां का क्या गुणा गणित है, सियासी भूगोल है। बीजेपी ने 8 बड़े चेहरों को चुनावी अखाड़े में उतारा है। 4 चेहरे महाकौशल रीजन से, 1 चंबल और 1 चेहरा मालवा रीजन से बीजेपी ने उतारा। इन चेहरों के जरिए बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता का चक्रव्यूह तैयार कर रही है। 6 चेहरों को मैदान में उतारने की कहानी हम डिकोड कर चुके हैं। बाकी बचे 2 नाम, सीधी की सांसद रीति पाठक और सतना के सांसद गणेश सिंह को क्यों उतारा गया, जरा इसे समझिए। रीति पाठक अभी सीधी से बीजेपी की सांसद, इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, लिहाजा बीजेपी ने इस प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए रीति को विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतार दिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 2014 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर सांसद बनी रीति पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सांसद बनने से पहले रीति पाठक 2010 से 2014 तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। जिस सीधी सीट से रीति को बीजेपी ने उतारा है, उस सीट पर पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार पेशाब कांड की वजह से इलाके में माहौल खराब था और उस माहौल को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने मौजूदा विधायक केदार शुक्ला का टिकट काट दिया। सीधी मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में आता है। बघेलखंड रीजन के 2 हिस्से हैं, एक बुंदेलखंड, दूसरा विंध। सीधी और सतना जिले विंध इलाके में आते हैं। इस इलाके में ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है। विंध में 7 जिले हैं और 30 विधानसभा सीट। 23 सीटों पर ब्राह्मण वोटर 30% से ज्यादा है। प्रदेश में 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का असर है। रीति पाठक के जरिए बीजेपी ने प्रदेश भर के ब्राह्मणों को साधने और संदेश देने की कोशिश की है। प्रदेश में विंध ही एकमात्र ऐसा सियासी इलाका है जहां 2018 में बीजेपी जबरदस्त फायदे में रही थी। इस बार इस प्रयोग के जरिए बीजेपी फायदे के गणित को और आगे ले जाना चाहती है और इसलिए कुर्मी जाति से आने वाले सतना के सांसद गणेश सिंह को भी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतार दिया गया है।
2018 में सतना विधानसभा की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार गणेश सिंह को जीत का जिम्मा दिया गया है। ये जो विंध्य का इलाका है वो राजनीतिक रूप से एमपी के बघेलखंड रीजन में आता है। बघेलखंड रीजन भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बटा है, एक बुंदेलखंड और दूसरा विंध्य। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है बघेलखंड रीजन। इनके जिलों का ब्यौरा आपके सामने है, जरा देखिए। सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, कुल 13 जिले यहां पर हैं और 56 सीटें विधानसभा की यहां पर आती हैं। यहां से अगर 2 सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा गया, उसके पीछे क्या सोच बीजेपी की रही होगी, क्या गणित है, आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी विवेक। बिल्कुल सही बात है कि कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिन्होंने इस रीजन में इन बड़े चेहरों को उतारने पर मजबूर कर दिया, वो मिलता है इसका जवाब 27 जून के सी वोटर के सर्वे ने, जो एबीपी न्यूज ने पहले दिखाया था। बीजेपी को 40% मिल रही थी, वोट मिल रहे थे 56 सीटों में से, जो ये रीजन है बघेलखंड उसमें, और कांग्रेस को 44%, बीएसपी 4% और अन्य जो है वो 12%।